हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामेटिक डिवाइसेस। ड्रामेटिक डिवाइसेस क्या होते हैं? ड्रामेटिक डिवाइसेस और क्या यूज़ होता है इनका? A dramatic device is any technique that a playwright uses to make a literary work more interesting and create a special effect on the audience. मतलब ड्रामेटिक डिवाइसेस को ड्रामा के अंदर यूज़ किया जाता है उसे ज़्यादा दिलचस्प बनाने के लिए और ऑडियंस के ऊपर एक असर छोड़ने के लिए ड्रामेटिक डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है। समझ आ रही है? हम देखते हैं कि ड्रामेटिक डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, उनकी डिटेल भी पढ़ते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। आज जो हम इम्पोर्टेंट ड्रामेटिक डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे वो हैं असाइड, सोलिलोक्वी, मोनोलॉग, मास्क, डिस्गाइज, माइम, डांस, कोरस, प्ले विद इन अ प्ले, ड्यूस एक्स मैकिना, सॉन्ग्स एंड म्यूज़िक एंड फोर शैडोइंग। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट ड्रामेटिक डिवाइस है असाइड। असाइड का क्या मतलब है? An aside is a literary term referencing a remark or passage in a play that is intended to be heard by the audience but not by any other characters. ये एक ऐसी लिटरेरी टर्म है या लिटरेरी डिवाइस और ड्रामेटिक डिवाइस है जिसके अंदर कैरेक्टर को रिमार्क दे रहा होता है, कोई बात बोल रहा होता है, ब्रीफ रिमार्क दे रहा होता है, कोई छोटी मोटी बात बोल रहा होता है जिसे ऑडियंस सुन पाते हैं लेकिन बाकी कैरेक्टर्स उस प्ले के या ड्रामा के बाकी कैरेक्टर्स उस बात को नहीं सुन पाते। इसे कहते हैं असाइड, टू वन साइड। समझ आ रही है? मतलब जो कैरेक्टर ब्रीफ रिमार्क दे रहा होता है, कोई छोटी मोटी बात कर रहा होता है, उसे ऑडियंस सुन पाते हैं लेकिन उस प्ले के या ड्रामा के बाकी कैरेक्टर्स नहीं सुन सकते। The term was first used in English round about 1300, मतलब 1300 के राउंड अबाउट इस टर्म को पहली दफ़ा इंग्लिश में यूज़ किया गया था, जिसका मतलब था ऑफ टू वन साइड, मतलब एक साइड पर जाकर कोई रिमार्क देना, कोई बात करना। इसे कहते हैं हम असाइड। हमारी नेक्स्ट ड्रामेटिक डिवाइस है सोलिलोक्वी। इस वर्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने आप से बातें करना। A soliloquy is a literary device most often found in dramas in which a character speaks to him or herself, relating his or her innermost thoughts and feelings as if thinking aloud. मतलब अपने आप से एक कैरेक्टर किसी प्ले या ड्रामा के अंदर खुद से बात कर रहा होता है, अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को बता रहा होता है, मतलब अपनी सोच को ऊंची आवाज़ में बता रहा होता है। उसे कहते हैं हम soliloquy, यानी खुद से बातें कर रहा होता है। डायरेक्ट ऑडियंस के साथ नहीं कर रहा होता और ना ही कोई कैरेक्टर इन्वॉल्व होता है उसमें। समझ आ रही है? इसे कहते हैं हम soliloquy. The word soliloquy comes from the Latin root solus means alone, मतलब अकेले, plus loqui means speak, मतलब अकेले बात करना. So the word literally means an act of speaking to oneself, मतलब ऐसा एक्ट जिसमें कैरेक्टर खुद से बातें कर रहा होता है। खुद से बातें करने के अमल को हम soliloquy कहते हैं। समझ आ रही है? नेक्स्ट इज मोनोलॉग। मोनोलॉग का क्या मतलब है? इसका मतलब भी है खुद से बातें करना। सॉलिटरी स्पीच, मतलब अकेले में कोई बात करना, कोई स्पीच देना। Monologue is a literary device featuring a speech made by a single character in a work of literature or dramatic work. Monologues allow a character to address other characters present in the scene or the reader or the audience. मतलब ये कि मोनोलॉग के अंदर जो कैरेक्टर है वो दूसरे कैरेक्टर्स को भी एड्रेस कर सकता है लेकिन वो खुद से बात कर रहा होता है, अपने आप से, मतलब अकेलेपन में बात कर रहा होता है। वो दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में भी हो सकता है, ऑडियंस को सुनाने के लिए भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे कैरेक्टर नहीं सुन रहे, मतलब अकेलेपन में वो बात तो कर रहा है लेकिन उसके इर्द गिर्द के जो कैरेक्टर्स हैं वो उसे सुन पा रहे होते हैं। ऑडियंस को वो इन्वॉल्व करता है उसके अंदर, रीडर को वो इन्वॉल्व करता है उसके अंदर। इसे कहते हैं हम मोनोलॉग, अ सॉलिटरी स्पीच।
असाइड, मोनोलॉग और soliloquy को अलग-अलग पढ़ने के बाद हम इन्हें एक साथ भी देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम इन्हें पढ़ने के बाद बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इनमें डिफरेंस क्या है। तो चले देखते हैं। एन असाइड इज briefer than a soliloquy. Often only one or two lines while other characters are present, they cannot hear the aside. मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक ब्रीफ रिमार्क होता है, कोई छोटी मोटी बात होती है जो कैरेक्टर ऑडियंस के सामने कर रहा होता है, लेकिन उसे बाकी कैरेक्टर्स नहीं सुन पाते। जबकि मोनोलॉग इज अ स्पीच स्पोकन बाय वन कैरेक्टर, अनलाइक असाइड्स एंड soliloquies, ऑल द प्रेजेंट कैरेक्टर्स कैन हियर मोनोलॉग्स। इट्स पर्पज इज टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद दैम। तो मोनोलॉग एक स्पीच होती है जो कि कैरेक्टर बोल रहा होता है ऑडियंस के सामने, और उसे बाकी कैरेक्टर भी सुन पा रहे होते हैं। जबकि soliloquy इज़ अ लॉन्ग स्पीच गिवन बाय वन कैरेक्टर दैट only the audience can hear. It may be spoken directly to the audience or performed as if the character is alone and simply being overheard by the audience. ये एक लॉन्ग स्पीच होती है जो कि कैरेक्टर ऑडियंस के सामने कर रहा होता है और उसके साथ बाकी कोई और कैरेक्टर मौजूद नहीं होता। समझ आ रही है? ये डिफरेंस है इन तीनों के अंदर। असाइड एक ब्रीफ रिमार्क होता है, कोई छोटी मोटी बात जो ऑडियंस के सामने करता है कैरेक्टर, लेकिन उसे बाकी कैरेक्टर जो इर्द गिर्द तो मौजूद होते हैं लेकिन सुन नहीं पाते। जबकि मोनोलॉग में कैरेक्टर जो बात कर रहा होता है उसे कैरेक्टर दूसरे सुन भी पाते हैं और ऑडियंस के सामने भी वो होती है। जबकि soliloquy में ऑडियंस सुन पा रही होती है लेकिन इर्द गिर्द कोई भी और कैरेक्टर मौजूद नहीं होता। समझ आ रही है? नेक्स्ट ड्रामेटिक डिवाइस इज़ मास्क, टू कंसील फ्रॉम द व्यू, मतलब अपने आप को नज़ारे से छुपा लेना। द मास्क वॉज अ काइंड ऑफ ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट पॉपुलर इन द एज ऑफ शेक्सपियर. इट वॉज called a mask or masquerade because the actors wore masks or wizards on their faces. मतलब ये एक ऐसी एंटरटेनिंग पार्टीज़ होती थी जिसमें लोग लिबास पहन कर जाते थे लेकिन अपने चेहरों पर मास्क लगा कर जाते थे, अपने चेहरे छुपा लेते थे। समझ आ रही है? ये 16th और 17th सेंचुरी के अंदर मेनली फेमस हो गया था। इसका ओरिजिन हुआ था इटली में। समझ आ रही है? ये ओरिजिनेट हुआ इटली में, लेकिन 16वीं और 17वीं सदी के राउंड अबाउट ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। ये पार्टीज़ जिसके अंदर लोग चेहरों पर मास्क लगाकर जाते थे। समझ आ रही है? मास्क के बाद हमारी नेक्स्ट ड्रामेटिक डिवाइस है डिस्गाइज, जिसका मतलब है बहरूप बनना, भेस बदल कर जाना किसी जगह पर। अ डिस्गाइज कैन बी एनीथिंग विच कंसील्स और चेंजेस अ पर्सन's फिजिकल अपीयरेंस, इंक्लूडिंग अ विग, ग्लासेस, मेकअप, फेक मस्टैश, कॉस्ट्यूम और अदर आइटम्स. Camouflage is a type of disguise for people, animals and objects. मतलब ये कि जैसे कोई क्रिमिनल है, कोई इंसान अगर क्रिमिनल बनकर किसी जगह पर जा रहा है तो वो उसका हुलिया बनाएगा, वो अपना भेस बदल लेगा, एक क्रिमिनल का भेस बन जाएगा वो। समझ आ रही है? क्रिमिनल बन जाएगा। अगर कोई चोर बनकर जा रहा है तो वो उसका हुलिया बना लेगा। तो यही है डिस्गाइज, कि जिस तरह जो आप बनकर जा रहे हैं, जैसे आप जोकर बनकर जा रहे हैं तो आप एक जोकर की तरह से अपना हुलिया बना लेंगे, अपना भेस बदल लेंगे। समझ आ रही? इसी तरह से प्लेस के अंदर, ड्रामास के अंदर लोगों के हुलिये बदले जाते हैं, उनको एक डिफरेंट आइडेंटिटी दे दी जाती है, जैसे जोकर की आइडेंटिटी किसी चोर की, किसी क्रिमिनल की। समझ आ रही है? इसे ही हम कहेंगे डिस्गाइज। नेक्स्ट वी हैव माइम, जिसे हम कहेंगे डम्ब एक्टिंग या खामोश अदाकारी. Mime is a dramatic device in which actors tell a story by gestures and bodily movement, originating in Sicily and southern Italy. माइम किसे कहेंगे कि खामोशी से अदाकारी करना, अपने इशारों के साथ, अपनी बॉडी की मूवमेंट के साथ अदाकारी करना। समझ आ रही है? ये मेनली उन लोगों के लिए होता है जिन्हें सुनाई नहीं देता, उनके लिए ये एक्टिंग होती है। उनके सामने एक्टर्स आकर अदाकारी करते हैं लेकिन इशारों से, अपनी बॉडी की मूवमेंट से। इसे हम कहते हैं माइम, डम्ब एक्टिंग. नेक्स्ट वी हैव ड्यूस एक्स मैकिना, गॉड आउट ऑफ द मशीन. द टर्म Deus ex machina refers to the circumstance where an implausible concept or a divine character is introduced into a storyline
for the purpose of resolving its conflict or procuring an interesting outcome. मतलब ये कि किसी ड्रामा के अंदर या किसी कैरेक्टर के अंदर अचानक से किसी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, सडन इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, किसी मशीन के ज़रिए उसको नीचे लाया जाता है, किसी झगड़े को सॉल्व करने के लिए या किसी मसले को हल करने के लिए अचानक से इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। ये कोई गॉड भी हो सकता है या अदरवाइज़ भी कोई कैरेक्टर हो सकता है जिसे किसी भी स्टोरी के अंदर अचानक से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और उस इंट्रोडक्शन का मकसद होता है किसी झगड़े को सॉल्व करना या अदरवाइज़ किसी प्रॉब्लम को के सॉल्यूशन के लिए। समझ आ रही है? इसे हम कहेंगे ड्यूस एक्स मैकिना, मतलब गॉड आउट ऑफ द मशीन। समझ आ रही है? नेक्स्ट ड्रामेटिक डिवाइस है प्ले विद इन अ प्ले। इसे हम मेटा ड्रामा भी कहते हैं। प्ले विद इन अ प्ले इज़ अ वेरी शॉर्ट प्ले एक्टेड इन अ प्ले फॉर डेवलपिंग और रिवीलिंग समथिंग हिडन। This literary device is known to have been first used by Thomas Kyd in the Spanish tragedy in 1587. मतलब कि किसी भी प्ले के अंदर किसी और शॉर्ट प्ले को इंट्रोड्यूस करवाना किसी हिडन चीज़ के बारे में बताने के लिए, किसी छुपी हुई किसी सीक्रेट को बताने के लिए। समझ आ रही है? प्ले विद इन अ प्ले, जैसा कि हम हैमलेट के अंदर या बहुत सारे डिफरेंट प्लेस हैं जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि शॉर्ट प्ले को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है किसी सीक्रेट को बताने के लिए। समझ आ रही है? इसे हम मेटा ड्रामा भी कहते हैं। समझ आई? किसी शॉर्ट प्ले को इंट्रोड्यूस करवाना किसी बड़े प्ले के अंदर जो ऑलरेडी एक्ट हो रहा है। समझ आ रही है? फोरशैडोइंग, यानी कि इशारा देना। Foreshadowing is a literary device used to give an indication or hint of what is to come later in the story। मतलब स्टोरी के अंदर बाद में जो कुछ होने वाला है उसके बारे में हिंट देना, इशारा देना। Foreshadowing is useful for creating suspense। मतलब सस्पेंस बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। A feeling of unease, a sense of curiosity or a mark that things may not be as they seem। In the definition of foreshadowing, the word hint is a key। मतलब इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है ड्रामा के अंदर हिंट देने के लिए, सस्पेंस बढ़ाने के लिए, क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए, या बताने के लिए कि जैसा आप सोच रहे हैं अगली चीज़ वैसी नहीं भी हो सकती। समझ आ रही है? इसे हम कहते हैं फोरशैडोइंग। हमारी नेक्स्ट ड्रामेटिक डिवाइस है कोरस, मतलब एक साथ गाने वालों का गिरोह। Chorus is a group of performers who either participate in the action of a play or more often summarize and provide commentary on recent action using music, dance and poetry। मतलब या तो वो प्ले के अंदर एक्ट कर रहे होते हैं, उनका पार्ट होता है प्रॉपरली, या फिर वो किसी चीज़ को समराइज़ कर रहे होते हैं, या फिर किसी चीज़ पे कमेंट्स मतलब अपने रिमार्क्स दे रहे होते हैं प्ले के अंदर होने वाले एक्शंस पे। समझ आ रही है? किसके ज़रिए? म्यूज़िक के ज़रिए, डांस के ज़रिए या पोइट्री के ज़रिए। समझ आ रही है? तो कोरस का मकसद क्या होता है? प्ले के अंदर परफॉर्म करना एक ग्रुप की फॉर्म में। समझ आ रही है? नेक्स्ट ड्रामेटिक डिवाइस वी हैव डांस। किसी भी प्ले के अंदर, किसी ड्रामा के अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है। पोइटिक्स के अंदर अरिस्टोटल ने डांस को कैसे डिफ़ाइन किया है? A form that imitates character, emotion and action by rhythmical movement। मतलब कि किसी कैरेक्टर को, किसी इमोशन को, किसी एक्शन को कॉपी करना मूवमेंट के ज़रिए, रिदम पे मूवमेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रिदम सैड है तो सैड मूवमेंट होगी, अगर हैप्पी है तो उसके अकॉर्डिंगली। समझ आ रही है? डांस इज़ ब्रॉडली कंसीव्ड एज फिजिकल मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड इनटू पैटर्न्स इन टाइम एंड स्पेस। वक्त और जगह के मुताबिक उस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है, डांस को ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट है किसी भी प्ले का। समझ आ रही है? नेक्स्ट वी हैव म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स। म्यूज़िक और सॉन्ग्स बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं किसी प्ले के अंदर या ड्रामा के अंदर। Songs and music are essential components of a drama. They help developing total dramatic effect in a play or theatre. Music provides various functions in a play in addition to their entertainment role। मतलब म्यूज़िक और सॉन्ग्स का क्या मकसद होता है? ड्रामा को खूबसूरत बनाने के लिए, एंटरटेनमेंट बढ़ाने के लिए। समझ आ रही है? ये बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं किसी भी ड्रामा का।
क्योंकि ये उस ड्रामा का उस ड्रामेटिक इफ़ेक्ट को बढ़ाते हैं ड्रामा के अंदर, उसको ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाते हैं। समझ आ रही है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी प्ले का या ड्रामा का। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।